द्वंद्ववाद तत्वमीमांसा के विपरीत द्वंद्वात्मकता की सामान्य प्रकृति को अंतर संबंधों के विज्ञान के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसलिए प्रकृति और मानव समाज के इतिहास से ही द्वंद्वात्मकता के नियम निकाले जाते हैं, क्योंकि वे ऐतिहासिक विकास के इन दो पहलुओं के साथ साथ विचार के भी सबसे सामान्य नियम हैं। और वास्तव में उन्हें मुख्य रूप से तीन में घटाया जा सकता है: मात्रा का गुणवत्ता में और इसके विपरीत परिवर्तन का नियम, विपरीतों के अंतर्प्रवेश का नियम, निषेध के निषेध का नियम। हेगेल ने अपने आदर्शवादी अंदाज में इन तीनों को विचार के मात्र नियमों के रूप में विकसित किया है। पहला उनके तर्कशास्त्र के प्रथम भाग में सत्ता के सिद्धांत में, दूसरा उनके तर्कशास्त्र के दूसरे और अब तक के सबसे महत्वपूर्ण भाग सार के सिद्धांत को पूरा करता है। अंत में तीसरा संपूर्ण व्यवस्था के निर्माण के लिए आधारभूत नियम के रूप में सामने आता है। गलती इस तथ्य में है कि ये नियम प्रकृति और इतिहास पर विचार के नियमों के रूप में थोपे गए हैं, न कि उनसे निकाले गए हैं। ये पूरे जबरन और अक्सर अपमानजनक व्यवहार का स्रोत है। ब्रह्मांड को चाहे अनचाहे एक ऐसी विचार प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित किया गया है जो स्वयं मानव विचार के विकास के एक निश्चित चरण का उत्पाद मात्र है। अगर हम बात को पलट दें तो सब कुछ सरल हो जाता है और द्वंद्वात्मक नियम जो आदर्शवादी दर्शन में अत्यंत रहस्यमय लगते हैं, वे एक बार में ही दोपहर की तरह सरल और स्पष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो कोई भी हेगेल से थोड़ा भी परिचित है वह जानता होगा कि सैकड़ों अंशों में हेगेल द्वंद्वात्मक नियमों की प्रकृति और इतिहास से सबसे हड़ताली व्यक्तिगत उदाहरण देने में सक्षम है। हम यहाँ द्वंद्ववाद की पुस्तिका लिखने में दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि केवल ये दिखाने में लगे हैं कि द्वंद्वात्मक नियम वास्तव में प्रकृति के विकास के नियम हैं और इसलिए सैद्धांतिक प्राकृतिक विज्ञान के लिए भी मान्य हैं। इसलिए हम इन नियमों के एक दूसरे के साथ आंतरिक अंतर संबंध में नहीं जा सकते। 1. मात्रा का गुणवत्ता में परिवर्तन और इसके विपरीत। हमारे उद्देश्य के लिए हम इसे ये कहकर व्यक्त कर सकते हैं कि प्रकृति में प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए बिल्कुल तय तरीके से गुणात्मक परिवर्तन केवल पदार्थ या गति, तथाकथित ऊर्जा के मात्रात्मक जोड़ या घटाव से हो सकते हैं। प्रकृति में सभी गुणात्मक अंतर रासायनिक संरचना के अंतर या गति, ऊर्जा के विभिन्न मात्राओं या रूपों पर आधारित होते हैं, या जैसा कि लगभग हमेशा होता है, दोनों पर। इसलिए पदार्थ या गति के योग या घटाव के बिना, यानी संबंधित शरीर के मात्रात्मक परिवर्तन के बिना, किसी शरीर की गुणवत्ता को बदलना असंभव है। इसलिए इस रूप में हेगेल का रहस्यमय सिद्धांत न केवल काफी तर्कसंगत बल्कि काफी स्पष्ट भी प्रतीत होता है। ये बताना निश्चित रूप से आवश्यक नहीं है कि पिंडों की विभिन्न अपरूपी और समूही अवस्थाएं, क्योंकि वे अणुओं के विभिन्न समूहों पर निर्भर करती हैं, पिंडों को दी जाने वाली गति की अधिक या कम मात्रा पर निर्भर करती हैं। लेकिन गति के रूप या तथाकथित ऊर्जा के परिवर्तन के संबंध में स्थिति क्या है? यदि हम ऊष्मा को यांत्रिक गति में बदलते हैं या इसके विपरीत, तो क्या गुणवत्ता बदल नहीं जाती जबकि मात्रा वही रहती है? बिल्कुल सही। लेकिन गति के रूप में परिवर्तन के साथ हीन के दोषों के साथ ऐसा ही है। कोई भी अपने आप में गुणी हो सकता है, क्योंकि दो दोष हमेशा आवश्यक होते हैं। गति के रूप में परिवर्तन हमेशा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कम से कम दो निकायों के बीच होती है, जिनमें से एक गुणवत्ता, जैसे ऊष्मा की गति की एक निश्चित मात्रा खो देता है, जबकि दूसरा एक अन्य गुणवत्ता, यांत्रिक गति, बिजली, रासायनिक अपघटन की गति की एक समान मात्रा प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ मात्रा और गुणवत्ता परस्पर एक दूसरे के अनुरूप है। अभी तक एक पृथक निकाय के अंदर गति को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना संभव नहीं पाया गया है। यहाँ हम सर्वप्रथम निर्जीव निकायों से संबंधित हैं। यही नियम जीवित निकायों पर भी लागू होता है, लेकिन ये बहुत जटिल परिस्थितियों में कार्य करता है और वर्तमान में मात्रात्मक मापन हमारे लिए प्रायः असंभव है। अगर हम किसी निर्जीव पिंड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे जाने की कल्पना करें, तो पहले तो कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसकी एक सीमा है। अगर हम वाष्पीकरण की तरह अलग अलग अणुओं को मुक्त अवस्था में प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, तो ये सच है कि हम आमतौर पर इन्हें और भी विभाजित कर सकते हैं, लेकिन केवल गुणवत्ता में पूर्ण परिवर्तन के साथ। अणु अपने अलग अलग परमाणुओं में विघटित हो जाता है, जिनके गुण अणु के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। विभिन्न रासायनिक तत्वों से बने अणुओं के मामले में इन तत्वों के परमाणु या अणु खुद ही यौगिक अणु के स्थान पर दिखाई देते हैं। तत्वों के अणुओं के मामले में मुक्त परमाणु दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल अलग गुणात्मक प्रभाव डालते हैं। नवजात ऑक्सीजन के मुक्त परमाणु आसानी से वह प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं जो अणु में एक साथ बंधे वायुमंडलीय ऑक्सीजन के परमाणु कभी नहीं कर सकते। लेकिन अणु गुणात्मक रूप से उस पिंड के द्रव्यमान से भी भिन्न होता है जिससे वह संबंधित है। यह इस द्रव्यमान से स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है और जब उत्तरार्ध स्पष्ट रूप से स्थिर रहता है, जैसे कि ऊष्मा दोलन स्थिति में परिवर्तन और पड़ोसी अणुओं के साथ संबंध के माध्यम से यह पिंड को एक एलोट्रोप या एकत्रीकरण की एक अलग अवस्था में बदल सकता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि विभाजन के विशुद्ध रूप से मात्रात्मक संचालन की एक सीमा होती है जिस पर यह गुणात्मक अंतर में परिवर्तित हो जाता है। द्रव्यमान केवल अणुओं से बना होता है, लेकिन यह अणु से अनिवार्य रूप से अलग होता है, जैसे कि अणु परमाणु से अलग होता है। ये वह अंतर है जो यांत्रिकी को आकाशीय और स्थलीय द्रव्यमानों के विज्ञान के रूप में, भौतिकी से अणु के यांत्रिकी के रूप में और रसायन विज्ञान से परमाणु के भौतिकी के रूप में अलग करने का आधार है। यांत्रिकी में कोई गुण नहीं होता, अधिकतम, संतुलन, गति, संभावित ऊर्जा जैसी स्थितियां होती हैं जो सभी गति के मापनीय हस्तांतरण पर निर्भर करती हैं और स्वयं मात्रात्मक अभिव्यक्ति में सक्षम होती हैं। इसलिए जहां तक गुणात्मक परिवर्तन होता है, यह एक संगत मात्रात्मक परिवर्तन द्वारा निर्धारित होता है। भौतिकी में निकायों को रासायनिक रूप से अपरिवर्तनीय या उदासीन माना जाता है। हमें उनके आणविक अवस्थाओं में परिवर्तन और गति के रूप में परिवर्तन के साथ काम करना है, जो सभी मामलों में कम से कम दो पक्षों में से एक पर अणु को खेल में लाता है। यहाँ हर परिवर्तन मात्रा का गुणवत्ता में परिवर्तन है, जो शरीर में निहित या उससे संप्रेषित एक या दूसरे रूप की गति की मात्रा के मात्रात्मक परिवर्तन का परिणाम है। इस प्रकार उदाहरण के लिए पानी का तापमान सबसे पहले तरल के रूप में इसकी स्थिति के संबंध में उदासीन होता है, लेकिन तरल पानी के तापमान को बढ़ाने या घटाने से एक बिंदु पर पहुंच जाता है जहां ये सामंजस्य की स्थिति बदल जाती है और पानी एक तरफ भाप में और दूसरी तरफ बर्फ में बदल जाता है। इसी तरह एक विद्युत तापदीप्त लैंप के प्लेटिनम तार को चमकाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम धारा शक्ति की आवश्यकता होती है और हर धातु का अपना ताप और समलन का तापमान होता है। हर तरल पदार्थ का एक निश्चित हिमांक और एक निश्चित दबाव पर उबलने का तापमान होता है। जहां तक हमारे साधन हमें आवश्यक तापमान उत्पन्न करने की अनुमति देते हैं, अंत में हर गैस का अपना क्रांतिक बिंदु होता है जिस पर उसे दबाव और ठंडा करके द्रवीकृत किया जा सकता है। संक्षेप में, तथाकथित भौतिक स्थिरांक अधिकांश भाग के लिए नोडल बिंदुओं के पदनामों के अलावा कुछ नहीं है, जिस पर गति के मात्रात्मक जोड़ या घटाव से संबंधित शरीर की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन होता है, जिस पर इसलिए मात्रा गुणवत्ता में बदल जाती है। हालांकि वह क्षेत्र जिसमें हेगेल द्वारा खोजे गए प्रकृति के नियम ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण विजय का जश्न मनाया, वह रसायन विज्ञान का है। रसायन विज्ञान को परिवर्तित मात्रात्मक संरचना के परिणामस्वरूप निकायों के गुणात्मक परिवर्तनों का विज्ञान कहा जा सकता है। ये पहले से ही हेगेल को पता था। जैसा कि ऑक्सीजन के मामले में, यदि 3 परमाणु सामान्य 2 के बजाय एक अणु में एकजुट होते हैं तो हमें ओजोन मिलता है, एक ऐसा शरीर जो अपनी गंध और प्रतिक्रियाओं में साधारण ऑक्सीजन से बहुत अलग होता है। फिर से कोई भी विभिन्न अनुपातों को ले सकता है जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर के साथ मिलती है, जिनमें से प्रत्येक किसी भी अन्य से गुणात्मक रूप से अलग पदार्थ का उत्पादन करता है। लाफिंग गैस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O, नाइट्रिक एनहाइड्राइड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N, और फिर भी संरचना में पूरा अंतर यह है कि दूसरे में पहले की तुलना में 5 गुना अधिक ऑक्सीजन है और उन दोनों के बीच नाइट्रोजन के 3 और ऑक्साइड है, NO, N2O3, NO2, जिनमें से प्रत्येक गुणात्मक रूप से पहले 2 से और एक दूसरे से भिन्न है। कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रृंखला में यह और भी अधिक स्पष्ट रूप से देखा जाता है, विशेष रूप से सरल हाइड्रोकार्बन में। सामान्य पैराफिन में सबसे कम मीथेन CH4 है। यहाँ कार्बन परमाणु के 4 बंधन हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं द्वारा संतृप्त हैं। दूसरा इथेन C2H6 में कार्बन के 2 परमाणु एक साथ जुड़े हुए हैं और 6 मुक्त बंधन हाइड्रोजन के 6 परमाणुओं द्वारा संतृप्त हैं। और ऐसा ही C3H8, C4H10 आदि के साथ बीजगणितीय सूत्र CnH2n जोड़ 2 के अनुसार होता है, ताकि CH2 के प्रत्येक योग से एक ऐसा पिंड बनता है जो पिछले वाले से गुणात्मक रूप से अलग होता है। श्रृंखला के 3 निम्नतम सदस्य गैस हैं। सबसे अधिक ज्ञात हेक्साडेकेन C16H 34270 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक वाला एक ठोस पिंड है। बिल्कुल यही बात प्राथमिक अल्कोहल की श्रृंखला के लिए भी सही है, जिसका सूत्र CnH2n जोड़ 20 है, जो सैद्धांतिक रूप से पैराफिन से व्युत्पन्न है, और मोनोबेसिक फैटी एसिड की श्रृंखला सूत्र CnH2nO2 के लिए भी सही है। C3H6 के मात्रात्मक मिश्रण से क्या गुणात्मक अंतर हो सकता है, ये हमें अनुभव से पता चलता है अगर हम एथिल अल्कोहल C2H12O को किसी भी पीने योग्य रूप में अन्य अल्कोहल मिलाए बिना लें और किसी अन्य अवसर पर उसी एथिल अल्कोहल को थोड़े से एमाइल अल्कोहल C5H12O के साथ लें, जो कुख्यात फ्यूजल तेल का मुख्य घटक है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि नशा और उसके बाद की सुबह के बाद की भावना भी मात्रा से गुणवत्ता में परिवर्तित हो जाती है, एक तरफ एथिल अल्कोहल और दूसरी तरफ इसमें मिलाए गए C3H6 के कारण। इन श्रृंखलाओं में हम हेगेलियन नियम को एक और रूप में देखते हैं। निम्न सदस्य परमाणुओं की केवल एक ही पारस्परिक व्यवस्था की अनुमति देते हैं।
हालांकि यदि अणु में संयुक्त परमाणुओं की संख्या प्रत्येक श्रृंखला के लिए निश्चित रूप से निर्धारित आकार प्राप्त कर लेती है, तो अणु में परमाणुओं का सम्मोहन एक से अधिक तरीकों से हो सकता है ताकि दो या अधिक आइसोमेरिक पदार्थ बन सकें। अणु में CH और O परमाणुओं की समान संख्या हो लेकिन फिर भी एक दूसरे से गुणात्मक रूप से भिन्न हो। हम ये भी गणना कर सकते हैं कि श्रृंखला के प्रत्येक सदस्य के लिए कितने ऐसे आइसोमर संभव हैं। इस प्रकार पैराफिन श्रृंखला में C4H10 के लिए 2 हैं, C6H12 के लिए 3 हैं। उच्च सदस्यों में संभावित आइसोमरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। इसलिए एक बार फिर यह अणु में परमाणुओं की मात्रात्मक संख्या है जो संभावना को निर्धारित करती है और जहां तक ये साबित हो चुका है, ऐसे गुणात्मक रूप से भिन्न आइसोमरों के वास्तविक अस्तित्व को भी निर्धारित करती है। और भी बहुत कुछ। इन श्रेणियों में से प्रत्येक में जिन पदार्थों से हम परिचित हैं, उनकी समानता से हम श्रेणी के अभी तक अज्ञात सदस्यों के भौतिक गुणों के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं और कम से कम ज्ञात सदस्यों के तुरंत बाद के सदस्यों के लिए उनके गुणों, क्वथनांक आदि का पूर्वानुमान उचित निश्चितता के साथ लगा सकते हैं। अंत में हेगेलियन नियम न केवल यौगिक पदार्थों के लिए बल्कि रासायनिक तत्वों के लिए भी मान्य है। अब हम जानते हैं कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु भार का एक आवर्त फलन होते हैं। रोस्को शोरलेमर, रसायन विज्ञान की संपूर्ण पाठ्यपुस्तक 2 पृष्ठ 823। और इसलिए उनकी गुणवत्ता उनके परमाणु भार की मात्रा से निर्धारित होती है और इसका परीक्षण शानदार ढंग से किया गया है। मेंडेलीव ने साबित किया कि परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित संबंधित तत्वों की श्रृंखला में विभिन्न अंतराल होते हैं, जो दर्शाता है कि यहाँ नए तत्वों की खोज की जानी बाकी है। उन्होंने इन अज्ञात तत्वों में से एक के सामान्य रासायनिक गुणों का पहले से वर्णन किया, जिसे उन्होंने ई का एल्यूमिनियम कहा, क्योंकि यह बाद वाले से शुरू होने वाली श्रृंखला में एल्यूमिनियम के बाद आता है, और उन्होंने इसके अनुमानित विशिष्ट और परमाणु भार के साथ साथ इसके परमाणु आयतन की भी भविष्यवाणी की। कुछ साल बाद लेकोप डी बोइसबॉर्डन ने वास्तव में इस तत्व की खोज की और मेंडेलीव की भविष्यवाणियां केवल बहुत मामूली विसंगतियों के साथ फिट हुई। एका एल्यूमिनियम को गैलियम में साकार किया गया। मात्रा को गुणवत्ता में बदलने के हेगेल के नियम के अचेतन अनुप्रयोग के माध्यम से मेंडेलीव ने एक वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की जिसे अभी तक अज्ञात ग्रह नेपच्यून की कक्षा की गणना करने में लेवेरिया की बराबरी में रखना बहुत साहसिक नहीं है। जीव विज्ञान में मानव समाज के इतिहास की तरह हर कदम पर यही नियम लागू होता है, लेकिन हम यहाँ सटीक विज्ञानों के उदाहरणों पर ध्यान देना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ मात्राएं सटीक रूप से मापने योग्य और पता लगाने योग्य हैं। संभवतः वही सज्जन लोग जो अब तक मात्रा को गुणवत्ता में रूपांतरित करने को रहस्यवाद और अज्ञेय पारलौकिकता कहकर उसकी निंदा करते रहे हैं, अब घोषणा करेंगे कि यह वास्तव में स्वयंसिद्ध, तुच्छ और सामान्य बात है जिसका प्रयोग वे लंबे समय से करते आ रहे हैं और इसलिए उन्हें कुछ भी नया नहीं सिखाया गया है। लेकिन प्रकृति, समाज और विचार के विकास के एक सामान्य नियम को पहली बार उसके सार्वभौमिक रूप से मान्य रूप में सूत्रबद्ध करना हमेशा ऐतिहासिक महत्व का कार्य रहेगा। और अगर इन सज्जनों ने वर्षों तक मात्रा और गुणवत्ता को एक दूसरे में बदल दिया है, बिना ये जाने कि उन्होंने क्या किया है, तो उन्हें मोलियर के महाशय जॉर्डन से खुद को सांत्वना देनी होगी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में गद्य लिखा था, बिना इस बात की थोड़ी सी भी जानकारी के।